Namaste friends, welcome back to my YouTube channel The Living Legend. भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बोरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बम्बई से उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। ये प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ की बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसरग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसे 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए। यहाँ उसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। अंबेडकर ने अलग से भविष्य की संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कारेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कारेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए थे तथा कारेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छूताछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुले बाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महत शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की जबदार जलाशय में पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छूताछूत को वैचारिक रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों की जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया।
कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्यवेंट ने किया था। स्काउट्स का एक बैच महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वो द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए। तब तक भीमराव अंबेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी को भी आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय की एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों को ही कोई दखल न हो। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है।